कहते हैं अतीत में होने वाला बदलाव कभी कभी हमारे भविष्य तथा वर्तमान के निर्माण का गोतक होता है। आज दोस्तों कुछ ऐसी ऐतिहासिक करवटों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी सिलवटें कभी खत्म ही ना हो सकी। दोस्तों अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या हमसे खत्म नहीं हो पा रही है तो कभी कभी उस पर ध्यान ना देना, उससे ध्यान हटा देने से, टेंशन ना लेने से शायद वो समस्या खुद में ही कभी कभी खत्म हो जाती है। फिलहाल आज आप बात करेंगे शीत युद्ध के बारे में, जिसको कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का एक ऐसा नाटकीय युद्ध था जिसमें जिन देशों ने लड़ा उनमें उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में उथल पुथल मच के रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध की जमीन दोनों में से थी ही नहीं किसी की। हे वेलकम बैक, दिस इज हार्दिक गुप्ता। आज शीत युद्ध के उस सच को बयां करने जा रहा हूं, एक ऐसा सच जो शायद खुद में ही कभी सच था ही नहीं। ये तो वो झूठ का पर्दा था जो सच ने ढक रखा था। ये तो वो लड़ाई के बीच थे जिसने एक वक्त पे इंसान के खून को पानी से भी सस्ता बना दिया था। फिलहाल हम बात करते हैं शीत युद्ध की। ये दो देशों के बीच शुरू होता है, पहला अमेरिका यूएसए और दूसरा यूएसएसआर सोवियत यूनियन के बीच, जिसको आज आप रशिया के नाम के जानते हैं। तो अमेरिका की आइडियोलॉजी होती है कैपिटलिज्म को प्रमोट करने वाली, और जो रशिया की आइडियोलॉजी होती है सोवियत यूनियन की, सोवियत यूनियन ही बोलूँगा। तो सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी होती है वो कम्युनिज्म को प्रमोट करती है। कैपिटलिज्म को पूंजीवाद बोलते हैं, कम्युनिज्म को साम्यवाद बोलते हैं। अब हमारे बहुत से दर्शकों को पूंजीवाद और साम्यवाद के बारे में नहीं पता होगा, आइए आसान शब्दों में समझा देते हैं। दोस्तों पूंजीवाद क्या होता है? जब उत्पादन के संसाधनों पर और साधनों पर कुछ विशेष लोगों का नियंत्रण होता है, कब्जा होता है और अधिकार होता है, तो उसको पूंजीवाद कहते हैं। इसको आसान शब्दों में कहें तो शहर के कुछ अमीर लोग गरीब तथा अमीर लोग जो होते हैं उनका संसाधनों पर पूरी तरह से कब्जा होता है, और जो बाकी के गरीब और मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो अमीरों की, उन चंद अमीरों की नीतियों पर निर्भर होते हैं। जस्ट इसी का उल्टा होता है साम्यवाद, जब सभी लोगों का समाज में समतापूर्वक अधिकार होता है संसाधनों को यूज करने के लिए और एक मिडिल क्लास सोसाइटी का निर्माण होता है, उसको साम्यवाद कहते हैं। अब थोड़ा सा बात को और आगे ले जाने की कोशिश करता हूं और जरा बात को बात से जोड़ने का प्रयास करता हूं। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन 15 भागों में टूटा और जो मेन लैंड निकली उसको रशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 15 भागों में टूटा उसमें कुछ इस्लामिक कंट्रीज थी और कुछ स्लाव कंट्रीज थी। इस्लामिक कंट्रीज में जैसे कि उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, खजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसी कंट्रीज थी। 5 स्तान कंट्रीज थी और बाकी की जो कंट्रीज थी 10 वो स्लाव कंट्रीज थी, जैसे कि लिथुआनिया, इस्टोनिया, लातविया, मालडोवा और अजरबैजान, यूक्रेन, बेलारूस और जॉर्जिया जैसी कंट्रीज थी। और भी कंट्रीज थी, अभी याद नहीं आ रही। तो फिलहाल इतनी कंट्रीज थी दोस्तों। और थोड़ा सा भी हम बात को और ले जाते हैं रशिया के पर्सपेक्टिव में, अभी इंडिया अमेरिका को किनारे रखते हैं। आपने देखा होगा कि रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया कि रशिया हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहता है। आप चाहे देख लें पाकिस्तान के साथ हुई जंग हो या शायद आपकी चाइना के साथ जंग हुई हो, रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। तो ऐसा क्यों है? और दूसरा सवाल ये होता है कि हमारे जो ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर थे श्री सुभाष चंद्र बोस, वो भारत से निकलने के बाद सबसे पहले अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए जिस देश के पास गए थे वो था रशिया। वहाँ सबसे पहले मॉस्को गए थे। तो वो क्यों गए थे? मॉस्को से ही उनको ऐसी क्या उम्मीद थी कि जो और किसी देश से नहीं थी दुनिया के? वो बात अलग है जो बाद में वो हिटलर के पास गए, हिटलर से फिर जापान गए और जापान से फिर होते हुए सेना लाते हैं और सेना को फिर अपने अंडमान निकोबार पर कब्जा करवाते हैं, फिर बाद में नागालैंड पे कब्जा कराते हैं। पर वो सबसे पहले रशिया ही क्यों गए? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। रशिया हमारे लिए क्यों एक डिफेंस पार्टनर आज के समय में है? तीसरा सवाल दोस्तों ये है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, दो गुटों के बीच हो रही थी, पहला एलाइड पावर, दूसरा एक्सिस पावर। एक्सिस पावर को हम जरा हटा देते हैं, एलाइड पावर को सामने रखते हैं। एलाइड पावर में 4 कंट्रीज होती हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट। पहली अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये कंट्रीज जीतती भी हैं युद्ध। तो अमेरिका और रशिया एक ही खेमे के होते हैं, फिर भी इन मित्र राष्ट्र बोलते हैं एलाइड पावर को, ऐसी सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से ये अलग क्यों हो जाते हैं? सोवियत को अमेरिका अलग क्यों कर देता है या सोवियत अमेरिका से अलग क्यों हो जाता है? तो दोस्तों एक बात कही जाती है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सिर्फ कहावत सी हो गई थी कि लड़ाई से किसी का फायदा नहीं होता, हर इंसान का नुकसान होता है, क्योंकि अमेरिका इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शनल केस बन चुका था। ऐसा इसलिए जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी वो सारे के सारे यूरोप के देशों में हुई थी, और
अमेरिका ने भले ही इसमें भाग लिया था, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं हुआ था, भले ही उसके सैनिकों का नुकसान हुआ था। तो अमेरिका दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त पे हथियारों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन जाता है। हथियार अमेरिका के इतने ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त पे बिकते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है और अमेरिका काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाता है। लेकिन यूरोप की क्या कंडीशन होती है, जो देश यहाँ के जीतते हैं और हारते हैं दोनों को ही बराबर का नुकसान होता है, क्योंकि पैसे तो दोनों के ही बर्बाद होते हैं और लोग भी लोगों के दोनों के बर्बाद होते हैं और ज़मीन भी दोनों की ही बर्बाद होती है। तो कुछ इस तरह से, अब आम शब्दों में कहूँ तो ये जो कोल्ड वॉर की लड़ाई है ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की नहीं है, असल में ये यूनिवर्सल पावर बनने की लड़ाई है जो कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच हुई है। तो दोस्तों ये लड़ाई शुरू होती है 1945 से, जब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करता है हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा के, और ये लड़ाई ख़त्म होती है दोस्तों 1991 में, जब सोवियत का विघटन हो जाता है, सोवियत 15 भागों में टूट जाता है। तो दोस्तों इतने बड़े कालखंड को जो हमारे हिस्टोरियन हैं, इतनी बड़ी लड़ाई जो हुई, इतने बड़े कालखंड को हमारे हिस्टोरियन 3 भागों में बांटते हैं और इसमें चौथा एक ट्विस्ट वाला खंड होता है, चरण आता है। तो दोस्तों पहला चरण जो होता है सारे परमाणु बम के आधार पर बांटे गए होते हैं। पहला चरण 1945 में आता है, जैसा कि हमने बता दिया कि अमेरिका ने अपना भयावह रूप न्यूक्लियर बॉम्ब का दिखाया और जापान जैसे देश में परमाणु बम दगाया। इसका दूसरा चरण आता है 1953 में, जब रसिया भी सफल परीक्षण कर लेता है परमाणु बम का। अब क्या होता है, अमेरिका की धमकियों का रसिया पर कोई भी असर नहीं पड़ता है इस बीच, और मतलब कि 2 न्यूक्लियर कंट्री हो चुकी होती हैं दुनिया में। तो अब दुनिया एक्सपेक्ट करती है इन दोनों से उदारता की, क्योंकि न्यूक्लियर बम से पूरी मानव जाति और मानव सभ्यता को ही खतरा होता है दोस्तों। तो इसी के बाद 1962 में इसका दूसरा चरण आता है, जिसमें CBTP और NPT और SALT जैसे एक्ट पास होते हैं, जिसमें नई न्यूक्लियर स्ट्रेटजी बनाई जाती है और परमाणु बम के सीमित प्रयोग और सीमित प्रसार और सीमित परीक्षण और इन ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षण पर बैन लगाने की बात होती है। ये तो एक अलग अपना काला सच है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। फिलहाल जो इसका पहले चरण की शुरुआत होती है 1945 में, आइए जानते हैं कैसा था वो। तो दोस्तों पहले चरण की शुरुआत तब होती है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ये ऐलान कर देते हैं। पहले चरण की शुरुआत दोस्तों अमेरिका की कूटनीतियों से होती है, मैं वन वर्ड में बोलूँ तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमन ये ऐलान कर देते हैं कि साम्यवाद को वो हर संभव रोकने का प्रयास करेंगे और ये संकल्प ले लेते हैं, तो यहाँ से शीत युद्ध की जो तनाव होता है धीरे धीरे गहराना शुरू हो जाता है। और दोस्तों उस वक्त पे अमेरिका के एक विदेश मंत्री होते हैं जॉन मार्शल, जिनकी नीतियों को उस वक्त पे मार्शल प्लान के नाम से कहा जाना जाता है। वो पश्चिम यूरोपीय देशों को करीब 12 खरब डॉलर की मदद करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 से जो क्षति और हानि हुई होती है उससे ग्रोथ करने के लिए, ब्रेक थ्रू करने के लिए। लेकिन ये मदद सोवियत यूनियन को नहीं मिलती है, तो इसमें तो सोवियत यूनियन का गुस्साना और ये तो स्वाभाविक सा हो जाता है। और तो और अमेरिका क्या कर रहा होता है, इन देशों की मदद करके इनको अपने आप पर निर्भर भी कर रहा होता है कि कल को अगर सोवियत यूनियन इन पश्चिमी देशों पर, इन यूरोपीय देशों पर अगर हमला करता है सोवियत यूनियन, तो इनसे बचने के लिए सिर्फ एकमात्र इनका ऑप्शन रहेगा, वो है अमेरिका। तो अमेरिका से दोस्ती करना इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दोस्तों कुछ ऐसी ही कंडीशन में जन्म होता है एक ऐसे संगठन का जिसको नाटो के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसके बारे में आपने न्यूज़ में भी कई बार सुना होगा। ये दोस्तों एक ऐसा संगठन है जिसमें किसी भी इसके सदस्य देश पर आपने हमला कर दिया तो ये सदस्य देश जो हैं अपने आप पर हमला मानते हैं। मतलब कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने अमेरिका पर हमला कर दिया और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश एक सदस्य संगठन में आते हैं, तो बाकी के जो ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश हैं वो अपने आप पर भी हमला मानेंगे और सभी लोग साथ मिलकर उस हमले को चुनौती देंगे और बराबर से आक्रमण करेंगे उस इंसान पर जिसने अमेरिका पर या मतलब कि इनके सदस्य देश पर हमला करा था। तो इतना सब कुछ करने पर क्या होता है, और भी बहुत कुछ करता है अमेरिका, जैसे कि बहुत सारे शिखर सम्मेलन होते हैं, समिट्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे जैसे कि बोलते पीस समझौते होते हैं, उनमें रसिया को किनारे कर दिया जाता है, एक तरफा पाया जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका एक तरफ हो जाता है और रसिया एक तरफा हो जाता है। तो ऐसे में रसिया का गुस्सा होना तो स्वाभाविक ही था, जैसा कि मैं कह रहा हूँ। तो रसिया अपना पहला शक्ति प्रदर्शन दिखाता है जर्मनी में। जर्मनी दोस्तों उस वक्त पे सोवियत यूनियन से लगा हुआ होता है हिस्सा, तो सोवियत यूनियन क्या करता है, अपने जितने भी सप्लाइयाँ होती हैं माल की और जितने भी व्यापार होता है वो सब बंद कर देता है और जर्मनी पर हमला कर देता है। अब जब जर्मनी पर हमला करता है तो
अमेरिका भी आ जाता है जर्मनी की मदद करने के लिए, और जब अमेरिका आ जाता है तो दोनों लोगों की लड़ाई हो जाती है, अमेरिका और रशिया की, एक भूमि पर जिसका नाम होता है जर्मनी। अब जब लड़ाई होती है तो निष्कर्ष ये निकलता है कि दोनों के बीच अमेरिका क्या करता है, नाटो में जर्मनी को शामिल कर लेता है, और नाटो में जब जर्मनी को शामिल कर लेता है तो अमेरिका की मदद, जर्मनी की मदद ये ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी की जो अन्य नेटो कंट्रीज़ होती हैं वो भी जर्मनी की मदद कर देती हैं। और जब जर्मनी का पल्ला भारी पड़ जाता है तो सोवियत को पीछे हटना पड़ता है दोस्तों। लेकिन 1949 में जर्मनी दो भागों में टूट चुका होता है, पहला जर्मन फेडरल रिपब्लिक और दूसरा जर्मन पॉपुलिस्टिक रिपब्लिक। तो ये वेस्ट वाला पार्ट होता है, ये वाला ईस्टर्न पार्ट होता है। तो वेस्ट वाला पार्ट जो होता है अमेरिकन प्रभुत्व में जाता है, जो कि पूंजीवाद को प्रमोट करता है, और जो ईस्टर्न पार्ट होता है जर्मनी का, जो पॉपुलिस्टिक रिपब्लिक वाला, वो साम्यवाद को प्रमोट करता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से एक किसी के दूसरे के देश में इन दोनों देशों ने लड़ा, तो मतलब कि दुश्मनी इन लोगों ने किसी दूसरे देश में अपनी निकाली। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और बात को जरा आगे बढ़ाते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी दोस्तों, जितने भी दुनिया के देश हैं, दुनिया के जितने भी देश हैं, एशिया और अफ्रीका के खासकर, उनको गुलाम अधिकतर बनाया गया, और जिन देशों ने बनाया वो अधिकतर यूरोप के देशों से आते थे। तो इन यूरोप के देश जो थे वो पूंजीवाद को ज़्यादा प्रमोट करते थे, और इसीलिए यहाँ पर पूंजीवाद सक्सेस भी हो रहा था। लेकिन एशिया और अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में पूंजीवाद सक्सेस नहीं हो रहा था, और साम्यवाद की लहर काफ़ी तेज़ी से दौड़ रही थी। और रसिया का तो सीधा कहना था, जिस देश में ये साम्यवाद की लहर दौड़ेगी हम उसकी मदद कर देंगे आगे आकर। फिलहाल हम तो एक्सपेंडिंग वर्ल्ड हैं, हम आपको हर चीज़ की पूरी जानकारी एक क्लिक में देना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं पहली साम्यवादी कंट्री की, साम्यवादी लहर की बारे में, चाइना। दोस्तों चाइना में लड़ाई शुरू होती है, साम्यवाद की जब लड़ाई शुरू होती है तो साम्यवादी आंदोलन काफ़ी ज़्यादा उफान पे आ चुका होता है। उस वक्त पे चाइना में पूंजीवादी सरकार होती है, क्रूमिन की, और उसको प्रमोट कौन कर रहा होता है? पूंजीवादी सरकार है तो कौन प्रमोट करेगा? अमेरिका करेगा। तो उस पूंजीवादी सरकार को अमेरिका प्रमोट कर रहा होता है, दोनों देशों। लेकिन उस वक्त पे जो चाइना के माओवादी होते हैं, और चाइना को सपोर्ट कौन करेगा? रसिया करेगा, क्योंकि वहाँ वो एक साम्यवादी कंट्री है। तो ये माओवादी और साम्यवादी दोनों लोग मिलकर इस पूंजीवादी सरकार को खदेड़ देते हैं, भगा देते हैं, और आज के समय में जो एक छोटा सा द्वीप है, फार्मोसा नाम के द्वीप पर बसना पड़ता है इन लोगों को। ये फार्मोसा नाम का द्वीप ताइवान नाम से जाना जाता है। ताइवान नाम से जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये ताइवान और चाइना के बीच आज भी, लास्ट ईयर भी आपने कभी न्यूज़ पर नोटिस करा हो तो चाइना और ताइवान के बीच आज भी दंगे होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और वन नेशन वन पॉलिसी की बात भी होती ही रहती है। तो लेकिन ताइवान पर हमला चाइना इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ताइवान पर अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, और जिस दिन भी ऐसा होगा तो अमेरिका भी चाइना पर हमला कर देगा दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो। अब थोड़ा सा बात को और आगे ले जाता हूँ और बात करता हूँ 1950 की, जब कोरिया में युद्ध हो रहा होता है और साम्यवाद की लहर आ गई होती है। तो साम्यवाद की जब लहर आ रही होती है तो उत्तरी हिस्से में कोरिया के काफ़ी ज़्यादा साम्यवादी आंदोलन सक्रिय होता है, लेकिन दक्षिणी हिस्से में धीरे धीरे बढ़ के वो सक्रिय होने जा रहा होता है। तो इसी बीच अमेरिका सैनिक हस्तक्षेप कर देता है, और फिर से कोरिया की ज़मीन पर अमेरिका और रसिया के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और जब लड़ाई शुरू होती है तो आखिरी में यूनाइटिंग फॉर पीस एग्रीमेंट नाम की ट्रीटी साइन होती है, जिसके तहत दो देशों का जन्म होता है। पहला है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया साम्यवादी कंट्री होती है, और साउथ कोरिया जो होती है एक पूंजीवादी कैपिटलिस्ट कंट्री होती है, जिसको अमेरिका प्रमोट करता है। अच्छा दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन तानाशाह, जिनके बारे में तो पूरी दुनिया उनके नाम से मशहूर हो गई है। इसको पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश सपोर्ट करता है, वो है सिर्फ कौन? रसिया, सोवियत यूनियन, क्योंकि ये एक साम्यवादी कंट्री है। अब दोस्तों थोड़ा सा बात को हम और आगे लेके जाते हैं और मिडिल ईस्ट में लेके जाते हैं। मिडिल ईस्ट में दोस्तों इजराइल नाम की कंट्री, आपने सुना हो या नहीं सुना हो, इजराइल नाम की कंट्री आज के समय में ये एक यहूदी देश है। दोस्तों यहूदियों पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त पे हिटलर ने बहुत ज़्यादा अत्याचार करे थे, और यहूदियों ने बचकर हिटलर से एक नए देश की स्थापना करी थी, जिसका नाम इजराइल आज के समय में जाना जाता है। ये रेगिस्तान में एक देश था और किसी को उस वक्त भी भनक नहीं थी, ठीक है। खैर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस देश के रहने वाले मूल निवासी जो थे, जो सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए थे, फिलिस्तीनी लोग, उनको उनके ही देश में ये यहूदी लोग शरणार्थी बना देते हैं कुछ वक्त बाद। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इजराइल को सपोर्ट कौन कर रहा होता है? सिंपल सी बात है, अमेरिका।
तो जब इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा होता है तो इजराइल के तेवर भी सातवें आसमान पर होते हैं इजराइल। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि अब ये खाड़ी के देश जो होते हैं इनको डर सताने लगता है कि ये जो इजराइल है एक, आइए आपको एक थोड़ा फॉरेन पॉलिसी समझाता हूँ कि इजराइल को एक स्ट्रेटजिक रूप से हमें बसाया गया है अरब के देशों को पतन करने के लिए और यहाँ पर इस्लाम को नस्तो नाबूद करने के लिए, इस्लाम के ख़त्म के लिए ये बनाया गया है। ये एक मात्र यहूदी देश बनाया गया है जो कि एक गैर इस्लामिक देश है। तो इन लोगों को डर सताने लगता है तो ये लोग क्या करते हैं, इजराइल को तेल की सप्लाई बंद कर देते हैं। अब जब तेल की सप्लाई, इनके पास और कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स नहीं है, तेल ही सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो जब ये बंद कर देते हैं तो इन खाड़ी देशों पर कभी भी हमला होने का डर सताने लगता है और ये हमला कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो सोवियत कर दे या अमेरिका कर दे, ठीक है। तो अब आखिर में ये सारे देश डरे और सहमे होते हैं और अमेरिका यहाँ पे कूटनीति खेलता है। अब ये इजराइल से अमेरिका जाता है सीधे नीचे, कहाँ पर, सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में जाता है और वहाँ पर सैनिक सुरक्षा देने के लिए, मुहैया कराने के लिए सऊदी अरेबिया को प्रमोट भी, मतलब प्रस्तावित भी करता है और मजबूर भी करता है लेने को। और ना चाहते हुए भी सऊदी अरेबिया को ये सैनिक सुरक्षा जो है अमेरिका की लेनी पड़ती है और बदले में अमेरिका जो होता है डॉलर में आपके जितने भी तेल के व्यापार हैं वो डॉलर में ट्रांजैक्शन करने को कहता है। तो आज के समय में आप जो खाड़ी देशों में इतने सारे अमेरिका के मिलिट्री बेस कैंप देखेंगे, सैनिक अड्डे देखेंगे, वो इसी कारण हुए हैं कि साम्यवादी आइडियोलॉजी को रोकने के लिए, सोवियत को रोकने के लिए एक्चुअली में ये बेस मिलिट्री कैंप जो है अमेरिका के बसाए गए हैं। ऐसा ही अमेरिका भी, ऐसा ही रसिया भी करता है और ईरान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। बाकी के जो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश होते हैं वो भी यही काम करते हैं। आज के समय में जो इराक, ईरान, सीरिया जैसे कंट्रीज़ हैं, इन पे अमेरिका के सैनिक अड्डे इसी कारणों से बसाए गए हैं। तो किस तरह से आपने देखा कि इन खाड़ी देशों को फंसा कर इन यूरोपीय देशों ने, इन पश्चिमी देशों ने इनके संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके ही देश में लड़ रहे हैं और इनके ही देशों के संसाधनों की हानि भी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा था दोस्तों हमारा ये पहला चरण। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड चरण को, दूसरे चरण को।